साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस द्वारा 2022 में जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कराया गया था उसमें पॉलिटी सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस कवर किए गए थे हम उसको देखेंगे, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम एलिमिनेशन राउंड भी लगाएंगे ताकि जिन क्वेश्चन को हम नहीं भी कर पा रहे हैं उनका भी कैसे हम एक प्रॉपर गैस कर लें। ठीक है, करीब पॉलिटी से इस बार 18 से 20 क्वेश्चन आए थे, उसको देखना जरूरी। आइए देखते हैं। हाँ, फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो अपने रेफरेंस बुक का लक्ष्मीकांत की बुक भी आप देख सकते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन किसकी स्थापना पहले हुई, किसकी स्थापना बाद में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस याद रखिए यूपी पीसीएस में ऐसे बनते हैं, इवन बीपीएससी में भी ऐसे बनते हैं जिनको आपको स्किप करना होता है क्योंकि वहां पे भी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है। ठीक, आइए देखते हैं। तो अब आपको पता होगा जो भी पार्टीज आप देख रहे हैं, जैसे बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, टीडीपी बोलते हैं, और आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब किसकी स्थापना पहले हुई होगी, मान लीजिए सपोज आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा वैसे। ठीक है, तो अब आपको पता होगा इन सब में जो सबसे नई पार्टी है वो हमारी कौन सी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि ये आपके ममता बनर्जी जी की है और यही क्रांतिकारी विचारधारा वाली है और सबसे लास्ट में यही आई है। ये इनकी जो पार्टी बनी थी वो करीब 1998 में बनी है। ठीक है, जब टाटा कार वाला चल रहा था, मेरा पाटकर के साथ साथ इन्होंने काफी उसमें वर्क किया था। ठीक है, और ये भी कांग्रेस से टूट के आया, तो याद रखिएगा जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 98 में आई लगभग। ठीक है, चलिए मतलब ऑप्शन 4 तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। देखिए ऑप्शन कितना बढ़िया बना है ना, फोर्थ सारे में आ गया, मतलब इसको हटा के हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ और आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा कह रहा है हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन से एलिमिनेट करने में इन्होंने बोला है कि तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो देखिए तेलुगु देशम जो थर्ड ऑप्शन है दोनों में आ रहा है, डी में भी आ रहा है, डी में आ रहा है, हम इसी को देखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी जो बहुजन समाज पार्टी है और समाजवादी पार्टी, उसमें जो बहुजन समाजवादी पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी है कांसीराम जी की, मतलब इसमें मायावती जी की है, वो आपकी समाजवादी पार्टी जो इसमें अखिलेश यादव इससे पहले बनी थी। तो आपको भी पता है कि जो बीएसपी है वो एसपी से पहले आएगी। तो ऑप्शन अभी ऐसे चूज करिए जैसे बीएसपी एसपी से पहले, मतलब दो से पहले एक आए, दो से पहले एक। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें दो आपका पहले आ रही है, ये तो होगा नहीं। चलिए दो से पहले एक, ठीक है ये हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दो पहले आ रहा है एक बाद में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब हमारा बचा क्या, एक ही, मतलब ये दो ऑप्शन तो हमने एक ही हमने हटा दिया, एक ही हमने हटा दिया, बचा क्या, इसमें देखिए एक के बाद दो आ रहा है। ठीक है, एक के बाद दो, ये सब एक। अब इन दोनों में हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए तो अब आपको पता होगा कि अब ये ऑप्शन हमारा मिल गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों में एलिमिनेट करना है, बहुजन समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी। तो आपको पता होगा जो आपकी तेलुगु देशम पार्टी है वो आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी से भी थोड़ी सी पहले, क्योंकि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसी टाइम पे 1984 में बनी है ये आपकी। और जो आपकी टीडीपी है जिसको तेलुगु देशम पार्टी कहते हैं, ये 1900 आपकी 82 में बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, मतलब 3-1-3-1-2-4। ठीक है, 3-1-2-4, मतलब सबसे पहले कौन सी आई है हमारी, तेलुगु देशम पार्टी आई है, फिर हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, और फिर कौन सी लास्ट में आई है आपकी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है। आपको पता होगा जो कैग की रिपोर्ट होती है भारत के नियंत्रक महालेखक की रिपोर्ट की। ठीक है, इसकी जो इसका जो ऑडिट होता है वो कौन से करती है, तो आपको पता है जो लोक लेखा समिति है, लेखा समझिए, लोक लेखा समिति, महालेखा आ रहा है तो लेखा समझिए। ठीक है, जो लोक लेखा समिति जिसको हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बोलते हैं, वही इसका ऑडिट रिपोर्ट को परीक्षण करते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसके साथ याद रखिए जो एक और टर्म याद रखिए, जो लोक लेखा समिति होती है, ठीक है, जिसको हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, इन समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये सभी याद रखा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसके साथ देखने से पहले याद रखिएगा कि हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर, नीचे कथन दिए गए, एक को स्टेटमेंट और दूसरे को रीजन बोला जा रहा है। ठीक है, पहला बोला हमसे कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही, आपको पता है जो आपका 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में किया गया था, उसी के थ्रू जो पंचायती राज व्यवस्था के स्थापित की गई, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ये भी बात सही है। दोनों ही हमारे सही है क्योंकि आपको पता है जो 73वां संविधान संशोधन है इसी के थ्रू पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा मिला है, मतलब ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। हाँ देखिए इसमें देखिए हमेशा क्या होता है, ए और आर दोनों सही, और ये आर की सही व्याख्या, बट देखिए इसमें उल्टा कर रखा है। जो लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे उसको गलत मार के चलेंगे। ठीक है, ये क्या है, ए तथा आर दोनों सही है
तो आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। देखिए कैसे पीसेस ने घुमाया इसमें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कह रहा है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को मतलब मिलाना है हमें। ठीक है, चलिए अब आपको एक ना एक तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए अब आज से इलिमिनेट करते हैं। आपको पता हो जो आठवीं अनुसूची बहुत फेमस है, हर राजनेता चिल्लाता है कि भोजपुरी जो यूपी बिहार में चलता है कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया, जो कि पता नहीं कब होगा, पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जो आठवीं अनुसूची किससे संबंधित? भाषा से। तो डी का 3, देखिए डी का 3 किसमें है? डी का 3। अगर आपको एक भी आ रहा है तो ऑप्शन आप इलिमिनेट कर लेंगे। डी का क्या हमारा 3, मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। फिर भी हम और आगे देख लेते हैं। आपको पता होगा कि जो आपकी सातवीं अनुसूची है, ये संसद में राज्य और विधानमंडल द्वारा बनाई जाने विधियों के, मतलब हम कहते हैं कि सातवीं अनुसूची से जिसमें आपको पता ही लगता है कि कौन सा कार्य किसको दिया गया, कौन सा केंद्र का है, कौन सा राज्य का अधिकार है और कौन समवर्ती सूची है। तो ये हमारा सी का, अरे ऑप्शन सी मिला सकते हैं हम। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? 4। अब आ जाते हैं हम इन दोनों में कि जो आपका तृतीय अनुसूची है, कि तृतीय अनुसूची आपको पता होगा इसमें शपथ और प्रतिज्ञान की बात की जाती है, जो भी शपथ वगैरह के जो प्रोफार्मा वगैरह इसमें है। और एक का ये हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। किसी कितनी एलिमिनेशन राउंड से कितने आराम से हम कर लें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी वैसा ही है कि सूची को सूची दो सम्मिलित करना है। हाँ, सही का चयन करना है हमें। ठीक है, चलिए अब आपको पता होगा ये क्वेश्चन बार बार पंचायती राज संस्था जो से जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपी पीसेस और बिहार पीसेस के लिए भी। तो आपको पता ही होगा सबसे पहले आपकी बी आर मेहता समिति जो है, सही बात है, और ये 1957 में ही आई थी। आपके जवाहरलाल नेहरू जी के इंटरवेंशन ये भी सही है। उसके ठीक 20 साल बाद आपकी अशोक मेहता समिति, ये भी सही है, 1977 में आई थी, ये भी सही है। और आपका एम एल सिंघवी समिति, ये भी करीब 19 साल बाद आई थी, ये भी बिल्कुल सही। मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही जा रहा है। जब 3 से चौथा अपने आप सही होगा। ठीक है, तो पी के थंगन समिति है 1988 सही है। मतलब 1 2 3 4 सारे के सारे सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें बी आर मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, चलिए अगला हम देख रहे हैं। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो आपको पता होगा जो आपका भारत में संसद में, ठीक है, जो आपका पंचायत में एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून था, जो 1996 में पारित किया गया था। कब? 1996 में पारित किया गया था। और इसमें उसमें के 10 राज्यों को, ठीक है, जिसमें आपका एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कौन कौन से हैं, 10 राज्यों को इसमें, जिसमें आंध्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, इनमें कुछ अलग से कुछ सुविधाएं प्रदान की गई थी। ठीक है, हाँ, ये पूछा जाता है कि किस समिति की बात हुआ? तो 1995 में एक समिति बनी थी, भूरिया समिति। कौन सी समिति बनी थी? भूरिया। भूरिया समिति के बेसिस पे ही पंचायतों में एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन आपको पता होगा कि मैक्सिमम चीज ऐसी होती है जो इलिमिनेशन ही कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आपको पता है कि इसमें से वही एग्जैक्ट तो पता, अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो और भी अच्छी बात कह सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सा गलत हो सकता है। देख रहे हैं कि आपको पता होगा, अगर आपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार का थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो आप 96 से वाला ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, बट नहीं। चलिए, तो अब आपको पता है कि जो आपका इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, जो आपकी इमरजेंसी लगी थी, तो उसके बाद जो सरकार बनाई गई थी जनता दल के सहयोग से, तो आपको पता होगा वो 78 से लेकर 79 तक उन्होंने आचा पाचा किया, मतलब वो सरकार बनी बिगड़ी बनती रहती थी। तो उसके बाद ही आपकी 7वीं लोकसभा बनी है। तो ठीक है, तो जब 7वीं लोकसभा जब 79 तक ये चली, तो भाई चुनाव तो कब बने आपके? आपके 79 80 में हो ना, तो 80 में हमारे यहाँ 7वीं लोकसभा बनेगी। उसमें दिया क्या ऑप्शन हमारा? 82। तो ये ऑप्शन हमारे क्या है? गलत है। और उसी के बाद ही 84 में आपको पता है इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। और बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है? सही है। मतलब एग्जामिनेशन भी ऐसा आपको क्लू देता है कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर ही लें। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आपको पता होगा कि जो संविधान की मूल धारणा, मूल संरचना की अवधारणा है, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो केस है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही फेमस था। कि आपको पता है अभी तक की जो भी संविधान की बेंच बनी थी उसमें ये सबसे बड़ी बेंच थी। ठीक है, और उसमें ये बोला गया है कि भाई संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विधि को अधिमान्य घोषित कर सकता, अविधि घोषित कर सकता है। क्या मतलब? पूर्णता रक्षक यही करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान की जो मूल संरचना की अवधारणा है, उसकी जो वाद है वो आपका केशव भारती बनाम केरल राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? आपको पता होगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। जो आपका 69th, मतलब 69वां, सॉरी 69वां कह सकते हैं, जो आपका 69वां संविधान संशोधन है, इसके थ्रू जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप।
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की मूल धारणा की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में प्रतिपादित की? सॉरी, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन देखा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला ये, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब मौलिक कर्तव्य नहीं है बोला जा रहा है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, उसमें पहला कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा तथा संवर्धन करनी, तो बिल्कुल सही है भाई, ये सबका ये मौलिक कर्तव्य है। दूसरा कह रहा है कि संविधान का सम्मान, सॉरी, राष्ट्रगान का सम्मान करना, आपको पता, बहुत बार हुआ था पिछले साल, ठीक है, तो बिल्कुल भाई राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी वाला मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्मारक के, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, रक्षा नहीं है, हम सम्मान कर सकते हैं। जो रक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है और स्थानों की जो रक्षा करने का काम है, ये आपका डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी मतलब क्या है हिंदी में, पता नहीं डीपीएसपी क्या बोलते हैं, सॉरी थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डीपीएसपी का पार्ट है ना, कि इसका, हाँ, राज्य की नीति देख सकते हो, तो इसको राज्य की नीति देख सकते हो बोले जाते हैं। और जो कि आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में आपका है, अनुच्छेद 49 में राज्य के, सॉरी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करने का, बाकी सारे के सारे सही है। और आपको बताओ, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। चलिए इसको देख लेंगे आप। और आपको पता होगा कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है? 51 क में है। किसमें है? 51 क, या कह सकते हैं 51 ए में है, ठीक है, जिसमें हमारे 11 मूल कर्तव्य अभी तक दिए गए, ठीक है। चलिए पहले 10 ही थे, जिसको बाद में बढ़ा के आपका 11 कर दिया गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? आपको पता हो, ये बिल्कुल फेमस है। आपके एक ही राष्ट्रपति थे अभी तक निर्विरोध जो चुने, वो है नीलम संजीवा रेड्डी साहब, ठीक है। कौन से हो जाएंगे? नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार मौलिक, सॉरी, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। जो शिक्षा का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, कब किया गया? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन, आपको पता होगा। जो आपका 86वां संविधान संशोधन है, जो 86वां संविधान संशोधन है, जो 2002 में पारित किया गया था, उसके थ्रू शिक्षा को, या राइट टू एजुकेशन कह सकते हैं, शिक्षा को संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्राप्त किया गया। इसके साथ साथ जो आपका संविधान का अनुच्छेद 21A है, संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, इसके तहत जोड़ के ये भी बोला गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही है सरकार को, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 21A में परिवर्तन किया गया था 86वां संविधान संशोधन के थ्रू, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का भी प्रदान किया गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, आपको पता होगा, बिल्कुल बनाया जा सकता है, बट किससे? आइए थोड़ा ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। संबंधित राज्यों के प्रतिवेदन के निवेदन पर संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्यसभा द्वारा। आपको पता होगा संघ लोक सेवा को भाई अधिकार मिल सकता है, पर इतना अधिकार नहीं है कि भैया किसी, कोई बोलेगा कि भैया आप 2 से 3 लोग मिलकर कर सकते हो, तो हट जाएगा, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, और ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, तो भाई पहले वो आपस में तो बात करेंगे कि भैया, जैसे मान यूपी बिहार है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि भैया उनके लिए एक अलग से संघ लोक सेवा आयोग बन जाए और दोनों राज्यों के लिए करे, तो भैया कम से कम दोनों राज्यों के जो कह सकते हैं कि जो विधानमंडल है या विधान परिषद है, वहां से तो पहले मिलना चाहिए निवेदन। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ये सही होगा कि संबंधित संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। आपको पता होगा कि जो संविधान का आर्टिकल 315 है, जो संविधान का आर्टिकल 315 है, उसी के थ्रू जो सिविल सेवा के बारे में बात की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, अच्छा फिर से हमें सूची मिलानी है। देखिए ये, सॉरी गलती से आ गया, ये क्वेश्चन हमारा करंट का है, ठीक है। ये करंट का, बट याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे चेंज हो चुके होंगे, तो एग्जैक्ट उसको छोड़ देते हैं कि विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है और राज्य, ये करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता होगा हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? जो प्रथम हमारी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी, इसकी घोषणा कब की थी? तो घोषणा थी वो आपका 24 अगस्त 1946 को की गई थी। जो आपका कैबिनेट मिशन था, उसके थ्रू बुलाया गया था कि जो पहली अंतरिम सरकार की जो घोषणा होगी, मतलब की गई थी, वो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। और ये घोषणा की गई थी कि जो अंतरिम सरकार है वो 2 सितंबर, बहुत ही फेमस डेट है, 2 सितंबर, 2 सितंबर 1946 को वो अपना कार्यभार संभालेगी। घोषणा कब हो गई थी? 24 अगस्त 1946 को ही, और बोला गया था कि कब वो अपना कार्यभार संभालेगी, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था और गलत भी हुआ था, मेरा भी हुआ था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सम्मिलित है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए। अब आपको पता होगा कि अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हैं, आपको पता होगा ये हमारा CPIM है, CPIM, और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी BJP हो गए। ठीक है, और ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय ANC हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये आपका CPM हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, सॉरी CPI, और ये CPIM है, मार्क्सवादी वाला। ठीक है, चलिए। अब एक अगर आपको आता था स्कूल में, आपको पता होगा जो भारतीय मजदूर संघ है वो किसका है, आपका भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय मजदूर संघ किसका है, भारतीय जनता पार्टी का। मतलब एक आप एलिमिनेट करिए पहले, A का 4 देखिए, एक आपने एलिमिनेट कर लिया तो आपने आराम से कर लिया। अगर आपको एक भी आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आराम से आप कर सकते हैं। मान ली नहीं आता फिर भी और कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो हमेशा से ही मतलब लेबरों के लिए, या कह सकते हैं कि किसानों के लिए और यूनियंस के लिए हमेशा बात करती रहती है। तो आपको पता होगा जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण किया था। किसका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन आराम से। ठीक है, उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। आइए अब मिला ही देते हैं हम। A का 4 B का 1, B का 1 मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस याद रखिएगा भैया, जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है भाई, वो इंडियन नेशनल नेशनल मूवमेंट के लिए कौन वर्क कर रहा था पहले, वहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस ही वर्क कर रही थी। तो आप सारे ऑप्शन लगा लेंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा क्रमानुसार मतलब में लगाना है। ठीक है, चलिए। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे सबने कर ही लिया होगा बट फिर भी देख लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा क्रमानुसार कैसा संविधान में उल्लिखित है वैसा। ठीक है, अब आपको पता है संविधान में जो 22 भाग है उसमें जो पहला भाग तो वही है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पहला सही है। अब आपको पता है जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 3 में है, मतलब थर्ड थर्ड पे आना चाहिए। ठीक है, जो संघ है उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में सही है। और जो नागरिकता है किसमें, भाग 2 में है। नागरिकता किसमें, भाग 2 में है। जो मौलिक कर्तव्य है, आपको पता होगा जो मूल कर्तव्य कह सकते हैं, ये मौलिक कर्तव्य है, वो आपका भाग 4 क में है। किसमें है ये, भाग 4 क में, 4th A में या भाग 4 क में है। और राज्य के नीति, सॉरी भाग 4 में नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये किसमें आपका, भाग 4 का सही। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपका भाग 4 में है। अब इनमें आपको करना है, तो पहले राज्य का संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, तो पहला हमारा A, मतलब पहला ही मिल रहा है हमारा। ठीक है भाई, मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। ठीक है, अगर एक भी आपको आ रहा है। उसके बाद हमारे क्या था, भाग 2 में नागरिकता, नागरिकता थर्ड ऑप्शन देखिए, ये वाला मिल गया, नागरिकता मिल गया। ठीक है, और आपका राज्य के निश्चित तत्व तो ये भी सही है, क्योंकि देखिए इन दोनों में ही हमें कंफ्यूजन करना है, मौलिक कर्तव्य और राज्य के निश्चित, ये हमारा भाग 4 में है और ये किसमें है, भाग 4 क में। तो पहले 4 पे तो 4 का आएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इस तरह हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, ये 15-16 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।